हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का, जो कि जूरिस्प्रूडेंस सीरीज का ये एक वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल का पूरा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें और क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। व्हाट इज़ द सोशियोलॉजिकल स्कूल? द सोशियोलॉजिकल स्कूल बिलीव्स दैट law is a social institution and should exist to satisfy the needs of society। मतलब ये कह रहा है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या समझता है लॉ को समझता है कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एंड शुड एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई, और ये एग्जिस्ट करता है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी वेलफेयर, सोसाइटी के जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। कौन? एक लॉ। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में जो कॉन्सेप्ट आया कि वो लॉ को किस तरह से देखता है, तो लॉ को देखता है कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है लॉ हमारा, जो कि क्या करता है, जो सोसाइटी के नीड्स है, उसके जो सोसाइटी के ग्रोथ और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अनलाइक द एनालिटिकल स्कूल विच आस्क्स हु मेड द लॉ। जबकि एनालिटिकल स्कूल की अगर बात करें तो वो बोलता है कि लॉ किसने बनाया, सोवरेन ने बनाया, तो ये लॉ है। जबकि यहाँ सोशियोलॉजिकल में नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऐसा लॉ जो कि जो है सोसाइटी का वेलफेयर और सोसाइटी के नीड्स को पूरा करता है तो उसको लॉ माना जाएगा। और सिमिलर वही हिस्टोरिकल स्कूल में क्या पूछता है सेम लॉ को, हाउ डिड द लॉ डेवलप, लॉ कहाँ से आया, कैसे बना, कहाँ से आया। ठीक है, एंड द सोशियोलॉजिकल स्कूल आस्क्स हाउ डज लॉ अफेक्ट सोसाइटी। वही सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या पूछता है कि ये जो लॉ है ये सोसाइटी पे कैसे अफेक्ट करेगा, एंड डज इट अचीव सोशल वेलफेयर, और ये क्या सोशल वेलफेयर को अचीव कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर नहीं तो ये लॉ नहीं है। इट्स मेन कंसर्न इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी। तो यहाँ जो हम इस सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में जो डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या है कि लॉ को सोसाइटी से जोड़ा जाता है, जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम एनालिटिक में क्या था, लॉ को जो हम कमांड से जोड़ के देखते थे, सोवरेन कमांड से। और तुम्हारा हिस्टोरिकल स्कूल में हम देखते थे कि जो हिस्ट्री से, कस्टम से, ट्रेडिशन से आया है उसको हम मानते थे। नेचुरल लॉ में क्या मानते थे, जो मॉरलिटी है उससे हम डिवाइन लॉ है, ह्यूमन लॉ, उन सबको देखते थे कि गॉड से जो आया है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि हम सोसाइटी से जोड़ के देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, सपोज पार्लियामेंट पासेज ए लॉ बैनिंग चाइल्ड लेबर, डिफरेंट स्कूल्स वुड एनालाइज इट डिफरेंटली। लाइक नेचुरल स्कूल पूछेगा इज द लॉ मॉरली राइट, एनालिटिक पूछेगा वाज इट इनेक्टेड बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी, मतलब कोई हायर अथॉरिटी ने बनाया है, नहीं। हिस्टोरिकल स्कूल क्या पूछेगा, डज इट रिफ्लेक्ट सोशल कस्टम्स, हिस्टोरिकल जो है कस्टम्स की बात करेगा। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल कैसे देखेगा, विल इट इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल ये पूछेगा क्या ये जो लॉ बनाया है, कौन सा लॉ, जो हमने अभी बात किया कि पार्लियामेंट एक पास किया लॉ बैनिंग चाइल्ड लेबर, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो है चिल्ड्रन का लाइफ्स एंड सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा, अगर करेगा तो ये लॉ है एज पर सोशियोलॉजिकल स्कूल। Definition: there is no single accepted definition, but the school may be summarized as the sociological school studies law as a social institution and evaluates legal rules by their effect on society। मतलब सोसाइटी में जो इफेक्ट करेगा उसके बिहाफ पे जो है हम लीगल रूल्स को डेवलप करते हैं। तो लॉ को ये एक एज सोशल इंस्टीट्यूशन के नज़रिए से देखता है। फादर ऑफ सोशल जूरिस्प्रूडेंस, there is no universal agreement on one father, different scholars emphasize different pioneers. Roscoe, widely regarded as the father of sociological jurisprudence। ठीक है, अगर पूछेगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल jurisprudence कौन किसको कहते हैं तो रोस्के, बिकॉज ही सिस्टमाइज्ड द थ्योरी। अब है रोडोल्फ वॉन एहरिंग, ऑफन रिगार्डेड एज ए मेजर प्रिकर्सर ड्यू टू हिज एम्फेसाइजेस ऑन द सोशल पर्पस ऑफ लॉ। तीसरा है यूगेन इनरिच, कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। दोनों डिफरेंट, देखो फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट एकेडमिक फील्ड, रिलेटेड है बट डिस्टिंक्ट एकेडमिक फील्ड है ये। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। फॉर मोस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी एंड AIB एग्जामिनेशन, रोस्के पाउंड इज कॉल्ड द फादर ऑफ
sociological jurisprudence. About basic principles, the sociological school believes law exists for society. Society changes continuously, law should also change. Justice should be practical. Social welfare is more important than rigid legal rules. मतलब जो रूल्स बनाएंगे वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वो सोशल वेलफेयर के चेंजेस, मतलब सोसाइटी चेंज होगा तो उसके साथ साथ उसको चेंज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बना दिए और 1000 साल तक छोड़ दिए, नहीं। तो क्या है कि जैसे सोसाइटी ग्रोथ करेगा, चेंज करेगा, तो उसके साथ साथ वो भी चेंज होना चाहिए। सोशल नीड्स चेंज हुआ तो ऑब्वियसली चेंज होगा। अब आते हैं जिस कोर्ट्स शुड कंसिडर सोशल रियलिटीज, लॉ शुड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। तो सारा सोसाइटी से सोशल प्रॉब्लम, सोशल नीड्स, इन सबको फुलफिल करने का है। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स, सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, लॉ शुड प्रोमोट सोशल वेलफेयर, लॉ शुड बैलेंस कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, लॉ इज डायनेमिक, courts should consider practical effects, legislation should respond to social needs, custom and public opinions are important but not exclusive source of law। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। The sociological school emerged mainly in the late 19th and early 20th century as a reaction against analytical positivism, excess reliance on history, abstract natural law. Industrialization, urbanization, labor disputes, and economic inadequacy highlighted the need for a more practical understanding of law। पहले क्या था, इन सब चीज़ों पे बहस चलते रहता कि लॉ ये है, लॉ है, एनालिटिक, जैसे ये सब एनालिटिकल और हमारा जो हिस्टोरिकल है, नेचुरल लॉ, ये सारा चीज़ें डिस्कस होता था। बट जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, लेबर डिस्प्यूट्स आने लगे, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो रहा है, तो फिर हमें नया लॉ को नए तरीके से देखने का समय आया। तो उस समय हमने इसको क्या किया, सोशियोलॉजिकल स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, जो ये कहा कि पहले सोसाइटी के नीड्स को देखो। सोसाइटी का नीड्स जो है समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। पहले इंडस्ट्री नहीं था, छोटे मोटे थे, तो अब इंडस्ट्री बड़ा हो गया है, तो उसके हिसाब से लॉ होने चाहिए। अर्बनाइजेशन हो गया है, लेबर डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब लॉ को उसके हिसाब से सोसाइटी नीड्स वेलफेयर और सोसाइटी के ग्रोथ के हिसाब से लॉ को देखना है, ना कि एक रिजिड लॉ बना के और 100 साल तक छोड़ दिए या 1000 साल तक छोड़ दिए। ठीक है, अब आते हैं मेन थिंकर्स, इनके क्या क्या थे। रोस्के पाउंड 1870 से लेकर 1964 तक, इंट्रोडक्शन इसका है। ये अमेरिकन जूरिस्ट थे, डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट। इनका नाम सबसे पहले आता है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लुएंशियल थे। इनको ही फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। फेमस थ्योरी इनका क्या था, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, दिस इज़ पाउंड्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। मतलब लॉ को ये सोशल इंजीनियरिंग की तरह देखते थे। और सोशल इंजीनियरिंग क्या करता है कि सोसाइटी के नीड्स को समय के साथ जो है उसको मरम्मत कर करके और नया लॉ बनाने की कोशिश करता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का ये काम है। ठीक है, अब आते हैं मीनिंग। जस्ट एज इंजीनियर्स डिजाइन ब्रिज फॉर सोसाइटी, लॉयर्स एंड जजेस शुड डिजाइन लीगल रूल्स दैट क्रिएट ए बेटर सोसाइटी। हेंस लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट of social engineering। Okay, objective, law should reduce conflict, balance competing interest, promote social harmony, maximize social welfare। reduce conflict मतलब जैसे कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो हर लोगों का अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तो वही वो नहीं देखना है। हमें देखना है कि सोसाइटी का मेन जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है वो उसको ऊपर रखना है। बैलेंसिंग कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट मतलब वही बैलेंस करना है, पर्सनल इंटरेस्ट और जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है दोनों को मेंटेन करना है, बैलेंस करके चलना है। प्रोमोट सोशल हार्मनी, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अब आते हैं सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कैसे इन्होंने डिफाइन किया। सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो लॉ बैलेंसेज इंटरेस्ट, तो लॉ बनाना है जो कि सबको बैलेंस करके चले, कि ऐसा नहीं कि वो मांग रहा है ये कुछ, वो मांग रहा है अलग कुछ, तो सबको अलग अलग देते रहे। नहीं, सबको मिला के कॉमन बनाना है जिससे सब बैलेंस होकर चले, ताकि सोशल वेलफेयर डेवलप हो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, पाउंड क्लासिफाइड इंटरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वही इंडिविजुअल का हम बताएं कि जो है हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट होगा। ठीक है, राइट टू लाइफ, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, ये हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एफिशिएंट गवर्नमेंट। सोशल इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, लेबर वेलफेयर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इन सभी को लेके बैलेंस करके हमें चलना है। फंक्शन ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू पाउंड
लॉ शुड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट और ये प्राइवेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको बैलेंस करके चलना है और कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, बैलेंस इंटरेस्ट, प्रोमोट जस्टिस, प्रोमोट सोशल प्रोग्रेस। अब आते हैं मेजर पब्लिकेशंस। एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ 1922, इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री 1923, सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ 1942, ज्यूरिस्प्रूडेंस का 5 वॉल्यूम्स इन्होंने पब्लिश किया था। कंट्रीब्यूशन क्या है? डेवलप सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी अगर किसने दिया है तो रॉस्के पॉन्ड ने। क्लासिफाइड लीगल इंटरेस्ट, शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम लीगल थ्योरी टू लीगल इफेक्ट्स, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वेलफेयर स्टेट थिंकिंग। क्रिटिसिज्म, टू आइडियलिस्टिक, बैलेंसिंग एवरी इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट। तो क्रिटिसाइज हुआ है और उन लोगों ने कहा है कि सारे इंटरेस्ट को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। नॉट क्लियर फार्मूला, पाउंड डिड नॉट प्रोवाइड ए मैथमेटिकल मेथड फॉर वेइंग कंपीटिंग इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि सबके इंटरेस्ट को तोलने के लिए कुछ फार्मूला ये तो नहीं दिया है, ठीक है। जजेस में बिकम टू पावरफुल, इफ जजेस डिसाइड विच इंटरेस्ट डिजर्व प्रायोरिटी दे में एक्सरसाइज एक्सेस डिस्क्रिशन, मतलब जज के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाएगा। अब सेकेंड जो हमारे थे थिंकर थे वो है रुडोल्फ वॉन एहरिंग 1818 से 1892। तो इंट्रोडक्शन, ये जर्मन ज्यूरिस्ट थे, ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय सम स्कॉलर्स। तो अब पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन थे? तो एहरिंग, रुडोल्फ वॉन एहरिंग, रुडोल्फ वॉन एहरिंग 1818 से 1892। ये जर्मन ज्यूरिस्ट थे, ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय सम स्कॉलर्स। फेमस थ्योरी इनका क्या था? लॉ एज ए मीन्स टू एंड एंड। अकॉर्डिंग टू हेरिंग, लॉ इज क्रिएटेड फॉर ए पर्पस। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि पर्पस, जब पर्पस होगा तभी लॉ होगा। अगर पर्पस नहीं है, कोई लॉ के पीछे अगर कोई पर्पस नहीं है तो वो लॉ नहीं है। जैसे उसमें उन्होंने इंटरेस्ट पे बात किया था रॉस्के पॉन्ड ने कि पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो और बैलेंस करके चले, इंटरेस्ट और इन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर इन जो हेरिंग ने हमने बात दिया है, हेरिंग ने कॉन्सेप्ट दिया है कि लॉ एज ए मीन्स टू एंड एंड, मतलब एक एंड होना चाहिए, मतलब उसका एक मतलब कुछ कारण होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स पर्पस इज़ प्रोटेक्ट, जैसे अब कोई लॉ इज क्रिएटेड फॉर ए पर्पस, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होगा? प्रोटेक्ट सोसाइटी, प्रोटेक्ट राइट्स, प्रोटेक्ट वेलफेयर, ठीक है। फेमस कोट, द पर्पस इज़ द क्रिएटर ऑफ होल लॉ। तो उन्होंने कहा कि कोई पर्पस होगा तब उसी से जो है कानून बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि मोटर व्हीकल आया, तो जब मोटर व्हीकल आ गया तो एक पर्पस हो गया कि इसको जो है अच्छे से सिस्टमाइज करना है ताकि जो है लोग अच्छे से यूज करें, तो मोटर व्हीकल एक्ट बन गया, ठीक है। थ्योरी ऑफ पर्पस, एवरी लॉ शुड आंसर व्हाई डज दिस लॉ एग्जिस्ट, इफ़ नो यूजफुल सोशल पर्पस एग्जिस्ट द लॉ शुड चेंज। तो यही उन्होंने कहा, हेरिंग ने क्या कहा कि एक पर्पस होना चाहिए, अगर कोई सोशल पर्पस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉ को चेंज करो या हटाओ। राइट्स एग्जिस्ट बिकॉज दे प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट। राइट्स क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि वो सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। राइट्स आर प्रैक्टिकल नॉट मेरी थ्योरिकल। इनके जो पब्लिकेशंस थे, द स्ट्रगल फॉर लॉ, द पर्पस इन लॉ। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके क्या थे? रिप्लेस्ड एब्स्ट्रैक्ट लीगल थ्योरी विथ प्रैक्टिकल पर्पस, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रॉस्के पॉन्ड, एम्फेसाइज्ड लॉज सोशल फंक्शन। क्रिटिसाइज हुआ इनका ओवर एम्फाइज्ड यूटिलिटी, sometimes ignored individual liberty, difficult to identify one single purpose behind every law। तो इन्होंने कहा, लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है इग्नोर किया इन्होंने, यूटिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई वन सिंगल पर्पस बिहाइंड एवरी लॉ। तो मतलब एक लॉ के पीछे एक सिंगल पर्पस ढूंढना बहुत टफ है। थर्ड जो हमारे थिंकर थे वो है इहरिच, योगन इहरिच 1862 से 1922। इंट्रोडक्शन, ये ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट थे, नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वो क्या होता है? सोशियोलॉजिकल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं? फादर ऑफ वो थे हमारा रॉस्के पॉन्ड। और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के कौन थे सोशियोलॉजिस्ट? वो थे हमारा इहरिंग। और ये जो थर्ड है हमारा योगन इहरिच, ये है फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। फेमस थ्योरी लिविंग लॉ, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था लिविंग लॉ, जीता जागता लॉ। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इहरिंग के बारे अगर इहरिच के बारे अगर कोई पूछेगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ कौन है, तो इहरिच है। और फेमस थ्योरी जो लिविंग लॉ किसने दिया था, तो ये भी योगन इहरिच है, ठीक है। तो लिविंग लॉ क्या है?
According to Heritage, most people's behavior is governed not by statuses but by the rules they actually follow in daily life. तो उन्होंने कहा जो डेली लाइफ में जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ मॉडलिटी जरूरी नहीं कि वो हमेशा लॉ हो, ठीक है। तो हम छोटे छोटे चीज़ों में जैसे बिजनेस करते हैं, एग्रीमेंट की नॉर्मल बात की है कि ये तुम दे दो वो तुम ले लो, करते हैं ये सारा चीज़, फैमिली कस्टम्स हो गया, कम्युनिटी नॉर्म्स हो गया, प्रोफेशनल इथिक्स जो है, वो सारी जो छोटे छोटे चीज़ें होती वो भी एक लॉ है जिसको हम लिविंग लॉ कहते हैं। मतलब वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, स्टेटस के द्वारा नहीं बना हुआ है, मतलब सॉवरेन या किसी लेजिस्लेटिव ने नहीं बनाया, बट वो एक लॉ है जो कि चलता है, फिरता लॉ है, ठीक है। मतलब डेली यूज में छोटे छोटे लॉ यूज हो रहे हैं, ठीक है। दीज आर अनरिटन, उसने कहा कि ये अनरिटन सोशल नॉर्म्स है जो कि हमें फॉलो करते हैं डेली लाइफ में, और ये लिविंग लॉ कहलाता है। मेन आइडिया, लॉ इज़ फाउंड इन सोसाइटी बिफोर इट अपियर्स इन लेजिस्लेशन। तो इन्होंने कहा कि लॉ जो है वो छोटे छोटे चीज़ों में ही मिलता है, उससे पहले लेजिस्लेशन से बनाने से पहले हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है वो लॉ, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, कंट्रीब्यूशन इन क्या किया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी, इन्फ्लुएंस्ड सोशल सोशियो-लीगल रिसर्च, क्रिटिसाइज हुआ इनको, रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन, लिविंग लॉ मे वेरी फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। तो लोगों ने कहा इसमें स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि लिविंग लॉ जो है कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में हो सकता है चेंज हो, कैन क्रिएट अनसर्टिनिटी इफ अनरिटन नॉर्म कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेटस। तो इनका जो सारा वो था लिविंग लॉ पे फोकस था, वो अनरिटेन नॉर्म्स थे जो कि एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी अलग हो सकता है और ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तुम्हारा मेन जो स्टेटस है हमारे। अब है चौथा है जो थिंकर है हमारा, वो है लियोन डिगैथ, LEON DUGYT, 1859 से लेके 1928 तक। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ये फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे, फोकस्ड ऑन सोशल सॉलिडरिटी। सोशल सॉलिडरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, उनका कहना था कि जो सोसाइटी है वो किसी एक आदमी से नहीं चलता है, तो एक आदमी दूसरे आदमी पे निर्भर होता है हमेशा, तो ये कोऑपरेट करके चलते हैं एक सोशल, तो ये कोऑपरेटिव कंडीशन को लेके आए, तो इसी को नाम दिया सोशल सॉलिडरिटी। फेमस थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन वन अनदर, सोसाइटी फंक्शंस थ्रू कोऑपरेशंस, लॉ एग्जिस्ट टू स्ट्रेंथ इट्स कोऑपरेशन। तो इन्होंने कहा कि जो है कोऑपरेट करके हम एक दूसरे को चलते हैं, और जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो क्यों होता है, ताकि जो है सोसाइटी को कोऑपरेट करके स्ट्रेंथ दे सके सोसाइटी को, ठीक है। सोशल सॉलिडरिटी, सोसाइटी सर्वाइव्स बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस व्हाइल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो सोशल सॉलिडरिटी में हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी सर्वाइव्स बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस व्हाइल डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। लॉ शुड इनकरेज कोऑपरेशन रेदर देन द प्रोटेक्ट अनलिमिटेड इंडिविजुअल राइट्स। ये क्या कहा कि अनलिमिटेड इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने से अच्छा है कि इनकरेज करे कोऑपरेशन को, ठीक है। सॉलिड सोसाइटी, सोशल सॉलिडरिटी, ये इसलिए कहा गया ताकि जो है सोसाइटी में जो कोऑपरेशन है उस पर फोकस करे, एक दूसरे पे जो हम लोग डिपेंड करते हैं उस पर फोकस करें। स्टेट, डिगैथ रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल आइडिया दैट द स्टेट हैज एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। इसने कहा कि स्टेट जो है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं है। ही आर्ग्यूड द स्टेट एग्जिस्ट टू परफॉर्म सोशल फंक्शंस। उसने कहा कि स्टेट जो एग्जिस्ट करता है, स्टेट क्या है हमारा जो है गवर्नमेंट हो गया, अथॉरिटी हो गया, हेड अथॉरिटी हो गया। द स्टेट एग्जिस्ट टू परफॉर्म सोशल फंक्शंस, इफ इट फेल्स इट लॉजेस मॉरल जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो स्टेट एग्जिस्ट करता है सोशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इनके पब्लिकेशंस थे डगैथ के, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, उसके ट्रेटेड डी डिरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे डेवलप्ड द सोशल सॉलिडरिटी थ्योरी, इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पब्लिक लॉ, इंस्पायर्ड वेलफेयर स्टेट आइडियाज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ इनके मेन कंट्रीब्यूशन थे। पहला जो इन्होंने थ्योरी दिया था सोशल सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी मतलब कोऑपरेट करके जो चलते हैं उस पर फोकस करना, उसको इंकरेज करना। इन्फ्लुएंस द मॉडर्न पब्लिक लॉ और इंस्पायर्ड वेलफेयर स्टेट को इन्होंने प्रॉपर सॉवरेन नहीं माना, ठीक है। तो स्टेट का काम है कि सोसाइटी को अच्छे से चलाए।
ठीक है। क्रिटिसिज्म मिला इनको भी, अंडर एस्टिमेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल राइट्स, तो इंडिविजुअल लीगल राइट्स को इन्होंने साइड करके जो है कॉपरेशन पे ध्यान दिया। डिफ़िकल्ट टू मेजर सोशल सोलिडरिटी, तो उन्होंने सोशल सोलिडरिटी को डिफ़िकल्ट माना, क्योंकि इसको मेजर कैसे करेंगे। द थ्योरी मे नॉट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप्स, ये थ्योरी से कोई ग्रुप है, कॉम्पिटिटिंग ग्रुप्स है, उनके कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये था इनका क्रिटिसिज्म जो लोगों ने किया। कंपैरिजन ऑफ 4 थिंकर्स, जो हमारे मेन थिंकर थे, रोस्केपॉन्ड, रुडोल्फ वॉन इयरिंग, यूगेन एरिच एंड ल्यूगेन डेगेथ। मेन थ्योरी इन्होंने क्या दिया था, सोशल इंजीनियरिंग, रोस्केपॉन्ड ने, और रुडोल्फ ने क्या किया था, पर्पस थ्योरी, पर्पस होना चाहिए कोई लॉ के पीछे। इलरिच क्या किया था, लिविंग लॉ, मतलब हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग जो है कोई लॉ फॉलो कर रहे हैं जो अनरिटन है, मतलब एक सोशल नॉर्म्स है, नॉर्म्स मतलब जीने का तरीका है, ठीक है। और लियोन डेगेथ ने क्या किया था, सोशलिटी पे फोकस किया था। फेमस कॉन्सेप्ट इसका क्या था, रोस्केपॉन्ड का बैलेंसिंग इंटरेस्ट। इन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट, सबको बैलेंस करके चलना है। वेयर एज हेरिंग ने क्या कहा, लॉ एज मीन्स टू बी एन एंड, मतलब कि एक लॉ जो बनता है उसका एक एंड होना चाहिए, मतलब उसका एक पर्पस होना चाहिए कि ये पर्पस फुलफिल हो, तो वो एंड हो गया उसका लॉ का, ठीक है। अब यूगेन इलरिच, इन्होंने कहा सोशल नॉर्म्स, वही डेगेथ ने क्या किया, कोऑपरेशन, ठीक है। फोकस क्या था रोस्केपॉन्ड का, सोशल वेलफेयर थ्रू लॉ, मतलब पर्पस वही था कि सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट थ्रू लॉ। इयरिंग का भी क्या था पर्पस, सोशल पर्पस ऑफ लॉ, ठीक है। और इलरिच का क्या था, लॉ एक्चुअली फॉलोड बाय सोसाइटी, ठीक है। और डेगेथ का क्या था, सोशल इंटरडिपेंडेंस, मतलब इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। अब आते हैं डिफरेंस टेबल। एनालिटिकल स्कूल वर्सेज सोशियोलॉजिकल स्कूल, तो एनालिटिकल स्कूल क्या है, लॉ इज ए कमांड, सोवरेन इज सेंटर, फोकस ऑन वैलिडिटी। वेयर एज हमारा सोशियोलॉजिकल में क्या है, लॉ इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी इज सेंट्रल एंड फोकस ऑन सोशल इफेक्ट। एनालिटिकल स्कूल में मोरलिटी सेपरेट है, लॉ एज ए रूल्स है, वेयर एज सोशल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स सोशल प्रोग्रेस। तो ये डिफरेंस है, लॉ कमांड है, इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोवरेन सेंट्रल में, सोसाइटी सेंट्रल में, फोकस ऑन वैलिडिटी, फोकस ऑन सोशल इफेक्ट, ठीक है। मोरलिटी सेपरेट करके रखा था, इसमें सोशल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, लॉ एज ए रूल्स देखते हैं, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट देखते हैं फॉर सोशल प्रोग्रेस। अब आते हैं हिस्टोरिकल वर्सेस सोशियोलॉजिकल स्कूल में डिफरेंस। तो हिस्टोरिकल में पहले पता है कि हम कस्टम पे ध्यान देते हैं और इसमें सोशल नीड्स को मीट करना चाहिए। पास्ट ओरिएंटेड मतलब पीछे देखते हैं, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब सोसाइटी के नीड्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। फोकस ऑन हिस्ट्री, ये फोकस ऑन प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस कि अभी नीड क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी कैसे रिजॉल्व करें, सोसाइटी को आगे कैसे लेके जाए। ये इसके जो हिस्टोरिकल स्कूल के थे वो सेविग्नी ने कहा था फादर, और सोशियोलॉजिकल के जो फादर है वो पाउंड है, रोस्केपॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल स्कूल वर्सेज सोशियोलॉजिकल स्कूल। नेचुरल में हमारा जस्टिस एंड मोरलिटी था, सोशियोलॉजिकल में सोशल वेलफेयर एंड यूटिलिटी है, इसमें जो हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स था, इसमें प्रैक्टिकल सोशल रियलिटीज़ पे है, ये आइडियल लॉ था, ये फंक्शनल लॉ है, फंक्शनलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेचुरल लॉ में नेचर पे डिपेंड है और सोशियोलॉजिकल में सोसाइटी पे। डिफरेंस बिटवीन रोस्केपॉन्ड एंड इलरिच, रोस्केपॉन्ड ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग को देखो, ठीक है, और इलरिच ने कहा लिविंग लॉ देखो, सोशल नॉर्म्स देखो। लॉ बैलेंसेज इंटरेस्ट वेयर एज सोसाइटी क्रिएट्स प्रैक्टिकल रूल्स, कोर्ट सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड, फोकस ऑन लीगल रिफॉर्म, फोकस ऑन सोशल बिहेवियर। रोस्केपॉन्ड वर्सेस इयरिंग, रोस्केपॉन्ड ने क्या कहा था, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और इयरिंग ने कहा पर्पस ऑफ लॉ, लॉ का कोई पर्पस होना चाहिए। वेलफेयर थ्रू इंजीनियरिंग, और ये वेलफेयर थ्रू लीगल पर्पस। मोस्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, मोर फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसने कहा था पर्पस होगा, जो इयरिंग ने कहा था, तो ये फिलोसफिकल है। और रोस्केपॉन्ड ने कहा था सोशल इंजीनियरिंग को देखते हैं, एक टूल की तरह देखते हैं उसको, इसलिए वो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बताया। अब इलरिच बचे डेगेथ, इलरिच ने कहा लिविंग लॉ, डेगेथ ने कहा सोशल सॉलिडरिटी। इलरिच ने कहा सोशल प्रैक्टिसेज, डेगेथ ने कहा सोशल कोऑपरेशन, ठीक है। अब इलरिच ने कहा ऑब्जर्व हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, डेगेथ ने कहा एक्सप्लेन वाई सोसाइटी नीड लॉ, ठीक है। इंडियन रिलेवेंस, द इंडियन लीगल सिस्टम फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्ट सोशियोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। एग्जाम्पल
labor welfare laws, consumer protection laws, environmental legislation, right to education, food security legislation, affirmative action policies, public interest litigation (PIL). In these areas, court and legislature often consider the social impact of legal rules. मतलब ये सोशल वेलफेयर को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट इंडियन केस रिफ्लेक्टिंग सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो पहला है केशवनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विथ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या वैल्यूज। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978, एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी टू प्रमोट फेयरनेस एंड जस्टिस। MC मेहता सीरीज ऑफ इन्वायरमेंट केसेज, डेवलप्ड प्रिंसिपल्स प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ये सब सोसाइटी के लिए बना, ठीक है। मतलब इसमें सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस दिख रहा है आपको कि सोशल वेलफेयर के लिए ये सारे फैसले लिए गए थे इन सब चीज़ों में, ठीक है। विस्का वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, क्रिएटेड वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट गाइडलाइंस इन रिस्पॉन्स टू एन आर्ग्यूमेंट सोशल नीड बिफोर पार्लियामेंट, इनेक्टेड legislation. These decisions are often discussed as examples of courts responding to changing social realities. मतलब जैसे जैसे सोसाइटी ग्रोथ किया तो ये सारी चीज़ें आई नया उठ के, तो इसमें नए नए फैसले लिए गए, तो ये लैंडमार्क केसेज हो गए हमारे लिए, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। इट गिव्स जज ब्रॉडर डिस्क्रिप्शंस। Social welfare is difficult to define uniformly. Different groups may have conflicting interests. Excessive focus on social utility may reduce legal certainty. It sometimes underplays the importance of legal text and formal rules. ये सारा क्रिटिसाइज्ड हुए थे हमारे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो AIB में शॉर्ट क्वेश्चंस है, जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस रॉस्के पॉन्ड। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसने दिया था? रॉस्के पॉन्ड। लिविंग लॉ किसने दिया था? इलरिच ने। लॉ इज मीन्स टू बी एन एंड, जो पर्पस का मतलब था, तो इयरिंग ने दिया था, पर्पस इयरिंग ने दिया था। सोशल सॉलिडरिटी लियोन डगेथ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ यूगेन इनरिच। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट रॉस्के पॉन्ड ने दिया था, ठीक है। अब क्विक रिवीजन चार्ट है। रॉस्के पॉन्ड ने क्या कहा? सिंपल लाइन में, लॉ बैलेंसेज इंटरेस्ट टू अचीव सोशल वेलफेयर, सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद रुडोल्फ वॉन इयरिंग क्या था? लॉ एग्जिस्ट टू अचीव ए सोशल पर्पस। यूगेन इलरिच ने क्या कहा था? द रियल लॉ इज़ द लिविंग लॉ फॉलोड इन एवरीडे सोसाइटी। और लियोन डगेथ ने क्या था? लॉ शुड प्रमोट सोसाइटी सॉलिडरिटी एंड कोऑपरेशंस, ठीक है। तो मेमोरी ट्रिक भी आप देख सकते हो, PIED से नाम से, रॉस्के पॉन्ड, इयरिंग, इलरिच एंड डगेथ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वन लाइनर आपको याद रखना चाहिए। रॉस्के पॉन्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या था? मतलब बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट्स के लिए सोचते, ताकि हम सोशल वेलफेयर अचीव कर सकें। और इयरिंग ने क्या कहा था? इयरिंग ने कहा था टू अचीव ए सोशल पर्पस, लॉ एग्जिस्ट टू अचीव ए सोशल पर्पस, इयरिंग ने कहा था, ठीक है। पर्पस अगर बात आए तो वो इयरिंग ने। इलरिच ने क्या किया था? लिविंग लॉ। इलरिच ने क्या किया था? लिविंग लॉ। इलरिच ने लिविंग लॉ। डकैत ने क्या कहा था? सॉलिडरिटी एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में इतना ही है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हमारा पूरा जो रिस्पॉन्डिंग सीरीज आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।